बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आज शाम को येदियुरप्पा सरकार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। विधायकों को तोड़ने की कोशिश और विधायकों को छुपाने के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि येदियुरप्पा बहुमत का आंकड़ा कैसे पूरा करेगी। रिपोर्ट देखिए। और ये अपनी खरीद फरोख्त की एक लंबी कहानी बताता है। फिर ये काहे को बोल रहे हैं जीत इनकी हो गई। फाइनल राउंड में कर्नाटक का सियासी नाटक, येदियुरप्पा और कुमारस्वामी के बीच शक्ति परीक्षण, सियासत का सुपर सैटरडे, बहुमत के पेंच में उलझे कर्नाटक के सियासी नाटक का अगला चरण अब प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रोटेम स्पीकर को ही बहुमत परीक्षण की कार्रवाई को अंजाम देना है। ऐसे में जब राज्यपाल ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक केजे बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया तो फिर जंग की अगली किस्त शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर के विषय में जो पूरा बैठा हुआ एक संस्कृति और एक विरासत है सभी पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, उसका कोई उल्लंघन किया जाए। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया, लेकिन नजरें टिकी हैं शनिवार को होने वाले शक्ति परीक्षण पर। और सवाल वही कि क्या सदन में येदियुरप्पा जादुई आंकड़ा हासिल कर पाएंगे या इतिहास फिर से एक बार अपने को दोहराएगा। लेकिन येदी का दावा है कि इस बार बदल गए हैं हालात। कांग्रेस जेडीएस अपने विधायकों को बचाने के लिए शहर दर शहर चक्कर लगवा रहे हैं। विधायक को डराने धमकाने के बाद अब बंधक बनाकर रखने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इस मंत्री के द्वारा से उनको फोन भी किया, बुलाया भी गया और बाद में पकड़ के ही रखा। हमारे पास कई एमएलएज की रिकॉर्डिंग है, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन आरोपों और हंगामों के बीच सवाल है कि येदियुरप्पा बहुमत के लिए आंकड़ा कहां से लाएंगे। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 222 सीटों पर चुनाव हुए और बहुमत के लिए अभी चाहिए 112 सीट। एचडी कुमारस्वामी 2 सीट से विधायक हैं, यानी उनकी 1 सीट खाली हो जाएगी। इस तरह 222 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा घटकर अब 111 हो जाएगा। अब बात करें सदन के गणित की तो बीजेपी को इस चुनाव में 104 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 78, जेडीएस को 36 और उसकी सहयोगी बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली है। केपीजेपी को 1 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। कुमारस्वामी को कांग्रेस के 78, जेडीएस के 36 और बीएसपी के 1 विधायक का साथ मिलेगा, यानी कुल 115। बहुमत के आंकड़े से 4 विधायक ज्यादा। सीएम पद की शपथ ले चुके येदियुरप्पा को 104 विधायकों के अलावा अगर 2 अन्य विधायकों का साथ भी मिल जाए तो भी कुल संख्या 106 की होगी, जो बहुमत के लिए 111 के आंकड़े से 5 कम होगी। येदियुरप्पा सरकार को जादुई आंकड़ा पाने का अंतिम रास्ता है कि कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायक बहुमत परीक्षण से गैर हाजिर हो जाएं। अगर कांग्रेस जेडीएस के करीब 14 विधायक गैर हाजिर हो जाएं, तो कुल सदस्य संख्या घटकर 207 हो जाएगी और बहुमत के लिए तब चाहिए होंगे 104 सदस्य। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा कुछ होगा? आगे क्या होगा इसका फैसला तो कर्नाटक विधानसभा में ही होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने सियासी नाटक के लिए कुख्यात कर्नाटक एक बार फिर से अपने इतिहास को दोहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं कर्नाटक के सियासी ग्राउंड में राज्यपाल के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इससे पहले भी राज्यपालों के राजनीतिक भूमिका को लेकर इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। कर्नाटक में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा दी। कोर्ट ने बीजेपी को फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने का आदेश दे दिया। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से राज्यपाल वजूभाई वाला के फैसलों को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया
अब सवाल उठता है कि क्या सरकार बनाने और बिगाड़ने में राज्यपाल की भूमिका रिमोट से संचालित होती है? पिछले कई दशकों का इतिहास तो यही बताता है कि राजभवन भी सियासी अखाड़ों से अछूता नहीं रहा। अब जान लीजिए कब कब और किस राज्यपालों ने अपने फैसलों से सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। 1983-84 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ठाकुर रामलाल ने तत्कालीन सीएम एनटीआर को सीएम पद से हटाकर तत्कालीन वित्त मंत्री एन भास्कर राव को सीएम बना दिया था। और राज्यपाल ने ये नियुक्ति तब की जब तत्कालीन सीएम एनटीआर हार्ट सर्जरी कराने अमेरिका गए थे। वापस लौटते ही एनटीआर राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, जिस पर केंद्र सरकार ने शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल बनाकर भेज दिया। फिर एनटीआर को सीएम की कुर्सी मिली। अब कर्नाटक के 30 साल पहले का नाटक देखिए, जब पी वेंकट सुब्बैया राज्यपाल थे। 1983 से 5 साल सरकार चलाने के बाद जनता पार्टी ने सत्ता में फिर वापसी की। तत्कालीन सीएम रामकृष्ण हेगड़े को टेलीफोन टैपिंग केस में इस्तीफा देना पड़ा। एसआर बोम्मई सूबे के सीएम बने। कुछ दिन बाद राज्यपाल वेंकट सुब्बैया ने अल्पमत की सरकार का आरोप लगाकर बोम्मई सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कोर्ट ने बोम्मई के पक्ष में फैसला सुनाया। 1980 के दशक में हरियाणा के राज्यपाल जीडी तापसे भी विवादों में रहे, जब भजनलाल ने देवीलाल के विधायकों को पटा लिया था और तत्कालीन सीएम देवीलाल के रहते हुए राज्यपाल ने भजनलाल को सीएम बनाने के लिए आमंत्रित किया और भजनलाल सदन में बहुमत साबित कर सीएम भी बन गए। 1998 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चल रही थी। 21 फरवरी को राज्यपाल रमेश भंडारी ने सरकार को बर्खास्त कर दिया और नाटकीय रूप से जगदम्बिका पाल को सीएम पद की शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताया। फिर कल्याण सिंह सीएम बने। 2005 में झारखंड में त्रिशंकु विधानसभा बनी। राज्यपाल सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाई। 9 दिन बाद सोरेन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और एनडीए के नेतृत्व में अर्जुन मुंडा सीएम बने। 2005 में बिहार में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था। एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार बननी थी, लेकिन राज्यपाल बूटा सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर विधानसभा भंग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बूटा सिंह के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। 2009 में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस वक्त बीएस येदियुरप्पा सीएम थे। राज्यपाल ने विधानसभा में गलत तरीके से बहुमत साबित करने का आरोप लगाकर दोबारा बहुमत साबित करने को कहा। खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर राज्यपाल वो थे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक तरफ कर्नाटक में सरकार को लेकर रस्साकसी जारी है, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक को लेकर दूसरे राज्यों में भी नाटक शुरू हो चुका है। दूसरे राज्यों में भी फैला कर्नाटक का नाटक। कर्नाटक से दूसरे राज्यों के नाटक को हवा। दूसरे राज्यों में भी शुरू हुई कर्नाटक पर सियासत। जी हां, कर्नाटक में कुर्सी के लिए हुई रस्साकशी का असर दूसरे राज्यों में दिखा और वहां भी इस पर सियासत तेज हो गई है। जिन राज्यों में कर्नाटक के नाटक का असर पड़ा है, उन राज्यों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पीछे असल वजह जान लीजिए। कर्नाटक में बड़ी पार्टी को राज्यपाल का न्योता देना सियासत की बड़ी वजह बनी है और कर्नाटक के फैसलों को आधार बनाकर 3 राज्यों की बड़ी पार्टियों ने राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए न्योता दिए जाने की मांग की है। आइए जान लीजिए उन राज्यों में सियासी समीकरण क्या है। पहले बात बिहार की। बिहार में आरजेडी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार के लिए न्योता देने की मांग की है। बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है और कर्नाटक को आधार बनाकर उसने राज्यपाल से न्योता देने की मांग की है। बिहार में आरजेडी के पास 80 विधायक हैं, जबकि सत्ताधारी दल जेडीयू के पास सिर्फ 71 विधायक हैं। अगर हम लोगों को न्योता मिलता है तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि हम फ्लोर टेस्ट बड़े आसानी से, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ,
बड़े आसानी से हम पास कर लेंगे। अब बात गोवा की। गोवा में कांग्रेस के 13 विधायकों ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता देने की मांग की है। गोवा में कांग्रेस 16 विधायकों वाली बड़ी पार्टी है और यहां सत्ताधारी बीजेपी के पास 14 विधायक हैं। हमको मौका देना चाहिए, एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उन्होंने हमको बुलाना चाहिए। हम मेजोरिटी फ्लोर द हाउस मौजूद हैं। वहीं मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता ओकराम इबोबी सिंह ने मणिपुर के कार्यवाहक राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए न्योते की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।